हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करें क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर की डिटेल समरी, चैप्टर में क्या क्या डेफिनेशंस हैं और उनके एग्जांपल्स जो हैं वो आप खुद करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो स्टार्ट होता है भौतिक परिवर्तन से। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इंग्लिश में है फिजिकल चेंजेस। कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और ये अस्थायी होता है। तो इसमें देखिए, भौतिक परिवर्तन में अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल को तोड़ दीजिए, तो देखिए छोटी वाला जो पीस है वो भी पेंसिल रहेगा और जो बड़ी पेंसिल थी वो भी पेंसिल ही थी। तो क्या हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप दोबारा पेंसिल बनाना चाहते हो, उसको आप लोग टेप लगा के या फेविकोल लगा के चिपका सकते हो, रहेगी वो पेंसिल ही। तो इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात है, ये अस्थायी होता है। इसका एग्जांपल एक अस्थायी का ले लेते हैं। अस्थायी का मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल को आप प्रेस कर लीजिए, जो स्पंज बॉल होती है, तो थोड़ी देर बाद आप छोड़ देंगे तो बॉल दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये जो चेंज हुआ उसका शेप में चेंज हुआ, ये आपका कैसा चेंज था? भौतिक परिवर्तन था। अगली बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज। बोलते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और ये स्थायी होते हैं। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ है या जिससे वो मिलके बना है तो उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूध से दही बनाते हैं तो जो दूध है और जो दही है उसमें जो बेसिक जो चेंजेस हैं वो चेंज बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और ये परमानेंट होता है। आप दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगली बात करते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो जो भी आपका रासायनिक चेंज हुआ, जो भी आपका केमिकल चेंज हुआ है, उसको जब आप समीकरण में रूप में लिखते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोलते किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या हुआ आपके पास? देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है, ये Mg प्लस O2 जो एक साइड में लिखा है इसको बोलेंगे हम लोग अभिकारक, और जो MgO हमारे पास बना है इसको बोलेंगे उत्पाद। तो आपके पास जो हम लोग अभिकारक और उत्पाद को जब हम सिंबल्स के रूप में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो उत्पाद, जैसे यहाँ पर उत्पाद की बात करें तो आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका उत्पाद रहेगा, और जो Mg प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये आपके क्या रहेंगे? अभिकारक रहेंगे। अगली बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों तथा उत्पादों में सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हम लोग पीछे एक बार जाते हैं वापस दोबारा, यहाँ पर देखेंगे Mg प्लस O2। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास दो है, लेकिन अगर राइट हैंड साइड में आप जाएंगे MgO में तो ऑक्सीजन एक है, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बराबर नहीं है। लेकिन जब हम लोग संतुलित करते हैं तो हम क्या करते हैं रासायनिक में, इसमें जो भी आपके अभिकारक हैं और जो भी आपका उत्पाद है, तो उसमें जो परमाणु संख्या है वो इनकी क्या रहती है? हमेशा बराबर रहती है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, जिसे अनुमान विधि, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, इस मेथड से करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, मतलब थोड़ा सा हमें पता लग जाता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों आवश्यक है, या फिर जो कंकाली अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, उसको संतुलित क्यों किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, आपने इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने याद रखना है कि अगर हम लोग कोई भी समीकरण लिखते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है? संतुलित करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो लागू होता है, जिसकी वजह से हमें उत्पादों के जो परमाणु हैं और जो आपका अभिकारकों के परमाणु हैं वो दोनों हमें बराबर करने होते हैं। तो इसलिए हमें क्या, इस वजह से इसे क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयुग्मन अभिक्रिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं।
तो बोलता है इस वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जोड़ करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है कार्बन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये आपके पास संयुग्मन या फिर संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। बोलते हैं वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, मतलब उसके यौगिक में से अलग कर देता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, हमारे पास जिंक है, अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास जिंक है, इस जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह जिंक लग जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और वो जिंक सल्फेट ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। तो ये आपके पास किसका उदाहरण है, एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली बात करते हैं द्विविस्थापन। तो वह अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं आपस में विस्थापित होकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो वहां पर आपके पास क्या था, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों एलिमेंट, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपका पोटेशियम और सिल्वर, ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट और ये है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड में क्या होगा, जो पोटेशियम है वो सिल्वर की जगह आ जाएगा और जो सिल्वर है वो पोटेशियम की जगह आ जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए अगली बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब एक और टाइप है हमारे पास, इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी के बेस पे, वेग के आधार पर। तो वेग के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं, एक मंद और दूसरा तीव्र। तो मंद अभिक्रिया का आपने एग्जाम्पल लिख लेना है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में आपका चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं मंद अभिक्रिया। ये बड़ी स्लोली रिएक्शन होती है। दूसरा आपके पास तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया मतलब ये रिएक्शंस होती हैं, बड़ी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, प्लस HCl सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास एक एसिड है। तो एसिड एंड बेस मिलके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं NaCl प्लस H2O। तो ये एक तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगले बात करते हैं हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो मतलब वो अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं, इन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं। ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, ये वो रिएक्शंस होती हैं जो एक बार होने के बाद दोबारा रिवर्स नहीं होती हैं। जैसे आपके पास CH4 है आपके पास, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेंगे। ये हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है का उदाहरण भी है, मतलब अपचयन का एक उदाहरण है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये अगर एक बार रिएक्शन हो जाएगी तो दोबारा ये इससे आप लोग CH4 मतलब मीथेन नहीं बना पाएंगे। दूसरी उत्क्रमणीय रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, अर्थात जिनमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण हो सकता है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बन जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, अमोनिया से आप लोग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अगली रिएक्शन की बात करेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, अगर इसे सिंपल से उसमें देख लें, अगर किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है नंबर 1, या फिर उस तत्व में से या उस यौगिक में से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है 2, और तीसरी चीज क्या है, या फिर आपके पास विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है। विद्युत धनी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास वहां से निकल जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। अगली बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है। देखिए इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह जुड़ जाएंगे, या फिर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और दूसरी चीज ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन होता है, और जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन का जुड़ना वो भी अपचयन होता है। तथा ऑक्सीकरण या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, अपचयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल दिया है KClO3। तो इसमें क्या हुआ, KCl प्लस O2 जो है 3 मॉलिक्यूल्स
निकल गया है। तो यहाँ पर जो O2 निकल गया है, तो ऑक्सीजन जो निकल गया है यहाँ से, तो ऑक्सीजन निकलना मतलब आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक अभिक्रिया होगी, कौन सी, अपचयन। तो बोलते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन या अन्य इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे ऑक्सीकरण, अथवा जब तत्व परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीकरण का एग्जांपल। तो ऑक्सीकरण में क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। दूसरा अपचयन की बात करते हैं, क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने को भी हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अगली बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अतः इन्हें सम्मिलित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसमें उसे अपचायक, तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों चीज़ें याद रखनी है। जैसे यहाँ बात करते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट लगा लिया, प्लस कॉपर जो है अलग निकल गया। तो ये एक एग्जांपल है रिडॉक्स का, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। चलिए अगली बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनको बोलते हैं। मतलब जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है तो इस अभिक्रिया को उदासीकरण कहते हैं। हालांकि ये देखिए आपके सेकंड चैप्टर का सिलेबस में है, बट फिर भी क्योंकि हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको से, तो आपने सिंपल सा याद रखना है, जब आपके अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो रिएक्शन होती है उससे एक लवण बनता है और जल बनता है। तो इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं HCl सोडियम क्लोराइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर आपके पास बनेगा NaCl प्लस H2O। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, हम लोग यहाँ पर इससे कर लेंगे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया। अब आपके पास 2 टाइप्स और हमारे पास है अभिक्रिया के। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 भागों में और हमने बांटा है। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए ये अभिक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से जो ऊष्मा है वो निकलती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास मीथेन है CH4, इसका ऑक्सीडेशन हमने किया, ऑक्सीकरण किया हमने, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जल निकलेगा, प्लस ऊर्जा निकलेगी। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो ऊर्जा है वो निकली है यहाँ पर, तो ऊर्जा निकलेगी, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी। जिस भी समीकरण में ऊर्जा निकलेगी उससे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। चलिए अगली बात करते हैं ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में इसमें जो भी एनर्जी है वो यूटिलाइज करता है, जो भी आपका केमिकल जो कंपाउंड है, जो रासायनिक जो तत्व है वो क्या करेगा, आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। तो ग्लूकोज का जल में विलय बनना इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होगा, जो ऊष्मा है वो इस्तेमाल कर ली जाएगी। अगला एक लास्ट टॉपिक है आपका उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए ये उत्प्रेरक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो उत्प्रेरक देखिए क्या है, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ H2 + O2 = H2O। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको अभिकारक बोलेंगे। लेकिन उत्प्रेरक क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन वो होती है। ये थोड़ा सा और भी डिटेल में, बट क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, सिर्फ आपको उत्प्रेरक की इतनी ही डेफिनेशन याद करनी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर